वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी क्लास 11 चैप्टर 7 में लास्ट वीडियो में बोरोड फंड में हम लोगों ने ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड डिवेंचर डिस्कस किया था। आज के वीडियो में भी बोरोड फंड ही डिस्कस करना है, लेकिन टॉपिक अलग है। इसमें कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल फाइनेंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक किसी भी बिजनेस के लिए कमर्शियल बैंक पे डिपेंडेंट न रहना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली हर बिजनेस बैंक पे डिपेंड रहता है किसी न किसी काम से, या तो लोन लिया हो या बैंक में उसका अकाउंट हो। तो कमर्शियल बैंक जो है बिजनेस के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कमर्शियल बैंक्स गिव्स लोन, कमर्शियल बैंक भी लोन देता है। एन एडवांस टू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट के फॉर्म में देता है, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में देता है, डिस्काउंटिंग ओवरड्राफ्ट लोन के फॉर्म में देता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के फॉर्म में देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस लोन पे फिक्स होता है। कमर्शियल बैंक से अगर हम उधार लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उस उधारी से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। पहला फ़ायदा यह है कि टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस, बैंक हमें जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है तब हमें हेल्प कर सकता है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बिजनेस, जब हमें ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा है सेक्रेसी, सेक्रेसी इज मेंटेन्ड अबाउट लोन टेकन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से जो हम लोग लोन लेते हैं उसकी सेक्रेसी मेंटेन रहती है। तीसरा है ईजियर सोर्स ऑफ फंड, कमर्शियल बैंक से अगर उधार लेते हैं तो बहुत आसानी से हमें उधार मिल जाएगा। देयर इज नो नीड टू इशू प्रॉस्पेक्टस फॉर रेजिंग फंड, इसके लिए हमें कोई प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसा कि इशू ऑफ शेयर में पड़ती है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? शॉर्ट और मीडियम टर्म फाइनेंस ही मिलता है सिर्फ। फंड आर नॉट अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय के लिए, आप 25 साल 30 साल के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स को चार्ज करके रखना पड़ता है, दैट इज एसेट्स को मॉर्टगेज करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, बंधक रखना पड़ता है बैंक के पास, तभी बैंक लोन सैंक्शन करती है। तो जब एसेट्स हम मॉर्टगेज कर लेते हैं तो यूज ऑफ एसेट्स में हमारी फ्रीडम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह हम बैंक से उधार ले सकते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए, बहुत लंबे समय के लिए चाहिए, तो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन है? IFCI, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, IDBI, LIC, UTI, ये सारे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एस्टेब्लिश्ड मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी, कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो इनको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक, इनको डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इनसे अगर हम लोन लेते हैं तो हम लंबे समय के लिए लोन ले सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट हमें मिलता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 3 पार्ट में बांटा गया है: ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी 4 तरह के हैं: ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, IFCI, ये ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आते हैं। एक्जिम बैंक, IFCI, कैपिटल फंड, ICICI वेंचर, TFCI, IDFC, ये सारे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी है, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड। रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, NHB, नाबार्ड, ये सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट लेवल के है SFC और SIDC। अदर इंस्टीट्यूशन है ECGC और DICGC। ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हम उधार लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है? एक तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिलता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लंबे समय के लिए पैसा उधार देता है जो कि कमर्शियल बैंक नहीं देता है, तो ये इसका मेरिट्स हो गया।
मैनेजरियल एडवाइस, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस टू द बिजनेस फर्म। ये बिजनेसमैन को हर तरह की एडवाइस भी देता है जो बिजनेसमैन के लिए अप्रोप्रिएट होता है। इजी इंस्टॉलमेंट, लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट, इट डज नॉट प्रोवाइड टू बी मच ऑफ बर्डन ऑन द बिजनेस। आज इजी इंस्टॉलमेंट में हम उसके पैसे को वापस कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बर्डन नहीं होता है बिजनेस के लिए। ईजी अवेलेबिलिटी, द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन का भी समय है जिस समय उधार मिलना मुश्किल होता है, उस समय भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको उधार मिल जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। मोर टाइम कंज्यूमिंग, द प्रोसीड्यूर फॉर ग्रांटिंग लोन इज टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू रिजिड क्राइटेरिया एंड मेनी फॉर्मेलिटी। तो एक टाइम कंज्यूमिंग है। रेस्ट्रिक्शन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा अमाउंट में लोन देता है बहुत लंबे समय के लिए। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूल के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो एक तरह से कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेने पे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस, जब हम बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, हमें बहुत पैसे की ज़रूरत होती है और नेशनल फाइनेंस से हमें काम नहीं चल पाता है, तो हमें इंटरनेशनल फाइनेंस की तरफ जाना होता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस का दो सोर्स है, एक कमर्शियल बैंक, एक इंटरनेशनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक भी विदेशों के हैं, फॉरेन करेंसी के हैं। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फॉरेन करेंसी लोन फॉर बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉरेन करेंसी लोन टू द इंडियन इंडस्ट्री। हमें फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए तो हमें फॉरेन बैंक को अप्रोच करना पड़ता है, जिसमें एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो इंडियन इंडस्ट्रीज को फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक, उसी तरह बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी और डेवलपमेंट बैंक भी है जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पे एमएनसी होती हैं, ऐसे कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती है। आईएफसी, आईडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस के अलावा कुछ इंटरनेशनल ऐसे भी सोर्स हैं जो बोरोड फंड के कैटेगरी में नहीं आते हैं या ऑनर्स फंड के कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसमें कुछ कुछ फंड है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोल के फंड होता है। इससे भी हम उधार ले सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। जब हमें विदेश के इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, हमें विदेश के इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, लेकिन विदेश के इन्वेस्टर को हम डायरेक्ट शेयर इशू नहीं कर सकते। तो जब उसको डायरेक्ट शेयर नहीं इशू करेंगे तो हम अपने बैंक को, अपने जो भी कमर्शियल बैंक है उस उसके थ्रू हम उसको शेयर इशू करेंगे। तो डिपॉजिटरी के थ्रू शेयर इशू करेंगे तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। व्हेन द लोकल करेंसी शेयर, जब हमारा शेयर जो है लोकल करेंसी का शेयर है किसी भी कंपनी का, आर डिलीवर्ड टू द डिपॉजिटरी बैंक, किसी बैंक को डिलीवर करते हैं डिपॉजिटरी बैंक को, विच इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर, जो शेयर के बदले डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है। दिस रिसिप्ट डेनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर आर कॉल्ड जीडीआर। एक बार फिर समझते हैं जीडीआर क्या होता है। जीडीआर मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट और सर्टिफिकेट क्रिएटेड बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक आउटसाइड इंडिया issued to non-resident investors against issue of ordinary share security issuing Indian company। फिर से एक बार समझते हैं, जीडीआर जो होता है ये भी एक तरह का शेयर है, लेकिन डायरेक्ट शेयर नहीं है। ये जीडीआर शेयर को कन्वर्ट किया गया है रिसिप्ट में। तो ये शेयर को रिसिप्ट में कौन कन्वर्ट करता है? कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिटरी का काम करते हैं, जिसको हम डिपॉजिटरी बैंक बोलते हैं, वे क्या करते हैं, जैसे हम 1 करोड़ का शेयर हम विदेशी इन्वेस्टर को इशू करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने डिपॉजिटरी बैंक को शेयर दे देंगे। डिपॉजिटरी बैंक उस शेयर को
रिसिप्ट में कन्वर्ट करेगा जिसका नाम होगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और उस रिसिप्ट का जो प्राइस होगा वो इंडियन करेंसी में नहीं होगा, वह डॉलर में होगा। तो उस रिसिप्ट को वह ग्लोबल इन्वेस्टर को इशू करेगा वह बैंक, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसके फीचर क्या हैं? जीडीआर कैन बी लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एनी फॉरेन कंट्री अदर देन अमेरिका। अब जीडीआर को दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रेडिंग भी की जा सकती है। मान ले कोई विदेशी इन्वेस्टर ने इंडिया का जीडीआर खरीदा है और उसको बेचना चाहता है, तो वह विदेश के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में उसको बेच सकता है एक्सेप्ट अमेरिका। इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यह एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब आपके पास जीडीआर है, मतलब आपके पास शेयर ही है एक तरह समझे, डायरेक्ट शेयर नहीं है, उसका रिसिप्ट है, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ए होल्डर ऑफ जीडीआर कैन कन्वर्ट इट इनटू द शेयर। जीडीआर जिसके पास है वह उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। होल्डर ऑफ जीडीआर गेट्स डिविडेंड, जिसके पास जीडीआर है वो डिविडेंड भी पाता है। होल्डर ऑफ जीडीआर डज नॉट हैव इन वोटिंग राइट, वोटिंग राइट उसके पास नहीं होता है। मेनी इंडियन कंपनी सच एज रिलायंस, विप्रो, आईसीआईसीआई हैव इशूड जीडीआर, इन लोगों ने जीडीआर ऑलरेडी इशू किया हुआ है। तो जीडीआर एक तरह से शेयर है, लेकिन वह इंडियन करेंसी में नहीं होगा, वह यूएस डॉलर के डिनोमिनेशन में होगा, और उसको जो खरीदेगा वह शेयर तो नहीं खरीद रहा है, लेकिन शेयर के फॉर्म में एक रिसिप्ट खरीदता है। एक होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड बाय अमेरिका इन यूएसए आर कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका अपना अलग ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता है। अमेरिका में जितने भी अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारे कंट्रीज उस को ट्रेड कर सकता है। इसका क्या फीचर है? इट कैन बी इशूड ओनली टू द अमेरिकन सिटीजन, अमेरिका के सिटीजन को ही इशू किया जा सकता है। मतलब अमेरिका जो जीडीआर जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता है, उसको किसी और को इशू नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ अमेरिका के सिटीजन को ही इशू किया जा सकता है। इट कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टिंग हो सकता है और ट्रेड हो सकता है। इंडियन कंपनी सच एज इन्फोसिस, रिलायंस इशू एडीआर, इंडियन कंपनी भी इन्फोसिस, रिलायंस जो और एडीआर इशू करते हैं। ADR is a dollar denominated form of equity ownership in the form of depository receipt in non-US company. ADR are traded, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में इसका ट्रेड हो सकता है। हु कैन इन्वेस्ट? अमेरिकन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, अमेरिकन रिटेल इन्वेस्टर, अमेरिकन पीएफ, तो ये लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एडीआर और जीडीआर में थोड़ा डिफरेंस है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज कंपल्सरी फॉर नॉन यूएस कंपनी टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट ऑफ यूएसए। अगर नॉन यूएस कंपनी है, मान ले इंडियन कंपनी कोई है और वह यूएस के मार्केट में ट्रेड करना चाहता है, तो वो शेयर इशू नहीं कर सकता, वह डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा और वह उसका नाम होगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। Global depository receipt is compulsory for foreign company to access in any other country's share market of for dealing in stock। फिर से समझते हैं, अगर कोई इंडियन कंपनी है जैसे रिलायंस है, वह अमेरिका है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर को ट्रेड करवाना चाहता है, मतलब खरीदवाना बेचवाना चाहता है, तो डायरेक्ट अपने शेयर को खरीदवा बेचवा नहीं सकता, उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करके खरीदवाएगा बेचवाएगा, इसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। उसी तरह इंडिया कोई कंपनी है विदेश के, अमेरिका छोड़ के किसी और कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को खरीदवाना और बेचवाना चाहता है, तो उसे जीडीआर इशू करना पड़ेगा, उसको शेयर को जीडीआर में कन्वर्ट करके तब उसको ट्रेडिंग करवा सकता है। एडीआर कैन गेट फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3। जीडीआर आर ऑलरेडी इक्वल टू हाई प्रेफरेंस रिसिप्ट ऑफ लेवल 2 एंड लेवल 3। ये सब रिसिप्ट का लेवल होता है। तो एडीआर जो है 1 से 3 तक जा सकता है, और जीडीआर जो होता है लेवल 2 और लेवल 3 में ऑलरेडी होता है। एडीआर अप टू लेवल 1 नीड टू एक्सेप्ट ओनली जनरल कंडीशन ऑफ security of USA. GDR can only be issued under the rule 144A after accepting strict rule of
सिक्योरिटी ऑफ यूएसए। एडीआर इज ओनली नेगोशिएबल इन यूएसए। एडीआर को सिर्फ यूएसए में ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है सिटीजन को, और जीडीआर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्वेस्टर ऑफ यूएसए कैन बाई एडीआर फ्रॉम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नास्डैक। Investor of UK can buy GDR from London Stock Exchange and Luxembourg Stock Exchange and invest in Indian company without any extra responsibility। तो ये सब डिफरेंस है। एक होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट लाइक जीडीआर एंड एडीआर ही होता है, एक्सेप्ट दैट इशू इन द फॉरेन कंपनी रेजिंग फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट। जो फॉरेन कंपनी को इशू किया जाता है, फॉरेन कंपनी को इशू किया जाता है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आईडीआरएस आर रुपीस डेनोमिनेटेड, मतलब फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, मतलब इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहती है अपने शेयर को, तो उसे अपने शेयर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, जिसको इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर रुपीस डेनोमिनेटेड, दे कैन लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। Firstly, a foreign company hand over the share to OCB. It required approval from Finance Ministry to act as a custodian. मतलब फॉरेन कंपनी क्या करेगा, अपना शेयर जो है OCB को इशू करेगा। इंडिया के जो OCB है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इशू करेगा। द OCB रिक्वेस्ट ID टू इशू शेयर इन द फॉर्म ऑफ IDR. The ID convert the issue which are in foreign currency into IDR and into Indian rupees. Lastly, the ID, that is Indian depository, issue them to the intending investor. फिर उसको इन्वेस्टर को इशू कर, जैसे मान लेते हैं अमेरिका की किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडिया में फेसबुक का शेयर जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में है, उसको हम खरीद सकते हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के क्या फीचर्स हैं? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर इशूड बाय एनी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी इसको इशू कर सकता है। कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। अ सिंगल आईडीआर कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर, सच एज वन आईडीआर इज इक्वल टू 10 शेयर होता है। द होल्डर ऑफ आईडीआर हैव नो वोटिंग राइट्स। पहले बता दिए कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट के होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होती है। द आईडीआर्स आर इन रुपीज डेनोमिनेटेड, और रुपीज डेनोमिनेटेड होता है। इसके एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडियन इन्वेस्टर फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। इंडियन इन्वेस्टर को विदेश की कंपनियों में पैसा लगाने का अपॉर्चुनिटी देता है। इट सेटिस्फाई द कैपिटल नीड्स ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। इट प्रोवाइड लिस्टिंग फैसिलिटी टू फॉरेन कंपनी टू लिस्ट ऑन इंडियन इक्विटी मार्केट। इंडियन इक्विटी मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवाने में उन्हें हेल्प मिलता है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर हु वांट्स टू टेक देयर मनी अब्रॉड। यह रिस्क भी हमें रिड्यूस करता है, इंडियन इन्वेस्टर के रिस्क को कम करता है, जो विदेश में पैसा लगाना चाहते हैं या विदेश में पैसा ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ ही कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल फाइनेंस टॉपिक यही समाप्त होता है, और इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।